पुष्कर कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अध्याय पहला देखने जा रहे हैं। तीसरे नंबर का अध्याय अपन ने पूरा कर लिया कंप्लीट। आज हम अध्याय पहला देखने जा रहे हैं जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। तो सबसे पहले आपको वास्तविक संख्याएं क्या होती है उसके बारे में बताया जाएगा। ऐसी संख्याएं, ध्यान से सुनना डेफिनेशन उसकी, ऐसी संख्याएं जिनमें परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं शामिल होती है उसे अपन कौन सी संख्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। ऐसी संख्याएं जिनमें परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याएं शामिल होती है उसे अपन कौन संख्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं परिमेय और अपरिमेय कौन सी होगी। अपना चैप्टर है वास्तविक संख्या। अब मैं आपको पहले बताऊं वास्तविक संख्या क्या होती है। वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय से मिलकर अपन को कौन सी संख्या मिलती है? वास्तविक संख्या। अब परिमेय संख्या अपन पता ही है अपन को P/Q के रूप में या बटे के रूप में। P/Q के रूप में मतलब 1/3, 2/3, 1/8, ये सब कौन सी हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी। और अपरिमेय संख्या √2, √3, पाई, ये किस संख्या हो जाएगी? अपरिमेय हो जाएगी। वास्तविक संख्या वे होती है, आप डेफिनेशन आप खुद को लिखना है इसको ध्यान से सुनने के बाद में। वास्तविक संख्याएं वे होती है जिनमें परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याओं को सम्मिलित किया जाता है। क्या डेफिनेशन है? एक बार और ध्यान से सुन के आपको ही कॉपी में नोट करना है। वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती है जिनमें परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याओं को सम्मिलित किया जाता है। 1/3, 2/3, 1/8, ये कौन सी संख्या हो जाएगी आपके पास में? P/Q के रूप में। तो अपन इनको कौन सी संख्या कहते हैं? ये आपके पास में परिमेय संख्या है √3, √2, पाई, √5, ये कौन सी संख्या है? अपरिमेय है। दोनों को मिलाकर जो संख्या बनेगी अपन उसे क्या बोलेंगे? वास्तविक संख्या बोलेंगे। अब आगे देखते हैं वास्तविक संख्या की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है। अब मैं आगे पढ़ रहा हूँ उसके बाद में अपन जानेंगे और क्या है। कक्षा 9 में आपने वास्तविक संख्याओं की खोज प्रारंभ की। कक्षा 9 में आपने वास्तविक संख्या की खोज प्रारंभ की। इस प्रक्रिया से आपको अपरिमेय संख्याओं को जानने का अवसर मिला। इस प्रक्रिया से आपको क्या है? अपरिमेय संख्याओं को जानने का अवसर मिला है। आपने 9th में जो पहला चैप्टर है उसमें पढ़ा होगा। उसके बाद में इस अध्याय में वास्तविक संख्याओं के बारे में अपनी चर्चा जारी रखेंगे। यह चर्चा हम अनुच्छेद 1.2 और 1.3 में धनात्मक पूर्णांकों के दो अति महत्वपूर्ण गुणों से प्रारंभ करेंगे। धनात्मक पूर्णांकों के जो अति महत्वपूर्ण गुणों से उनको क्या करेंगे? अपन प्रारंभ करेंगे। ये गुण यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, कौन सा है? यूक्लिड एल्गोरिथम विभाजन और अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, ये दो अपन को दी गई है। एक तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, उसके बाद में अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है। जैसा कि नाम से विदित है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पूर्णांकों की विभाज्यता से किसी भी रूप से संबंधित है। किसी भी रूप से उसकी पूर्णांक विभाज्यता से संबंधित है। विभाजन एल्गोरिथम पूर्णांकों की विभाज्यता मतलब भाग देने की प्रक्रिया से संबंधित है। साधारण शब्द भाषा में कहा जाए तो एल्गोरिथम के अनुसार एक धनात्मक पूर्णांक a को किसी अन्य धनात्मक पूर्णांक b से इस प्रकार विभाजित किया जाता है। विभाजित मतलब भाग दिया जाता है कि शेषफल अपन को r प्राप्त हो जाए, जो b से कैसा होना चाहिए? छोटा होना चाहिए, या फिर कैसा होना चाहिए? कम होना चाहिए। क्या बोल रहा है इस लाइन में वो आप एक बार समझे। धनात्मक पूर्णांक a को, कोई संख्या है धनात्मक पूर्णांक है, उसको अपन किससे भाग दे रहे हैं? किसी अन्य धनात्मक पूर्णांक b से इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि शेषफल उसमें क्या प्राप्त हो जाए? अपन को r प्राप्त हो जाए। फॉर एग्जाम्पल आप समझ लें यहीं पर धनात्मक पूर्णांक a है, a की जगह मैं मान लेता हूँ 5 है। उसके बाद में एक और दूसरा धनात्मक पूर्णांक मान लेते हैं अपन, b दिया बोला उसने, b की जगह मैं क्या मान लेता हूँ? 3 मान लेता हूँ। और अपन को क्या करना है? इसमें अपन को विभाजन करना है, भाग देना है। भाग देने के लिए 5 में अपन किससे भाग दे रहे हैं? 3 से, क्योंकि उसने बोला है कैसा होना चाहिए? उससे छोटा होना चाहिए। तो अपन इसमें छोटे से 3 से भाग दे रहे हैं। आपको पता है 3 एकम 3, कितना बच जाएगा? 2 बच जाएगा। ये 2 क्या है अपने पास में? r है। r को क्या बोला उसने? शेषफल बताया है। ठीक है, ये भागफल हो गया, ये आपके पास में r कैसा हो जाएगा? शेषफल हो जाएगा। यही वो लाइन आपको समझाने की कोशिश कर रहा है। आगे देखते हैं। आप में से अधिकतर लोग शायद इसे लंबी विभाजन प्रक्रिया, लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस के रूप में जानते हैं। यद्यपि यह परिणाम कहने और समझने में बहुत सरल है, परंतु पूर्णांकों की विभाज्यता के गुणों से संबंधित अनेक
अनेक अनुप्रयोग है। पूर्णांकों की व्यवस्था के संबंधित गुणों से संबंधित अनेक प्रयोग है। इनमें से हम कुछ पर प्रकाश डालेंगे। मुख्यतः इसका प्रयोग दो धनात्मक पूर्णांकों का महत्तम समावर्तक, दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक ज्ञात करने में परिकलित करेंगे या उनसे उसको अपन समझेंगे। अब ये जो प्रोसेस है इसमें अपन किसका प्रयोग करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड के रूप में जानते हैं। इसको प्रयोग करने के लिए आपको बता दिया है। महत्तम समावर्तक में अपन इसका प्रयोग करेंगे। दो पूर्णांकों का महत्तम समावर्तक निकालने में अपन लॉन्ग डिवीजन या यूक्लिड विभाजन का प्रमेय का प्रयोग करेंगे। आप देखें आगे। दूसरी ओर अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का संबंध धनात्मक पूर्णांकों के गुणन से। किससे? धनात्मक पूर्णांकों के गुणन से। आप पहले से ही जानते हैं कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अद्वितीय रूप से अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। भाज्य संख्याओं को अपन अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में क्या कर सकते हैं, उसे व्यक्त कर सकते हैं। अब अपन को बता दूं भाज्य संख्या क्या होती है। ऐसी संख्याएं जिनमें एक और कोई सी अदर नंबर, कोई सा दूसरे नंबर से पूरा उसमें भाग चला जाए, वो क्या कहलाएगी, आपकी भाज्य संख्या कहलाएगी। और अभाज्य संख्या बता दूं मैं आपको, ऐसी संख्याएं जिनमें सिर्फ उसी संख्या का भाग जाए। किसका? ऐसी संख्याएं जिनमें सिर्फ स्वयं का ही भाग जाए। जैसे दो में 2 का ही भाग जाएगा, 3 में 3 का ही भाग जाएगा, 5 में 5 का ही भाग जाएगा। आप बोले 6 तो 6 अभाज्य संख्या में नहीं आएगी। 6 में 2 से चल जाएगा, 3 से चला जाएगा। 2, 3, 5, 7, 11 ये सब कैसी संख्या हो जाएगी, अभाज्य संख्याएं होगी। आगे देखते हैं अपन इसमें। यही महत्वपूर्ण तत्व अंकगणित की आधारभूत प्रमेय में है। यही महत्वपूर्ण तत्व किसमें? अंकगणित की आधारभूत प्रमेय में। पुनः यह परिणाम कहने और समझने में बहुत सरल है, परंतु इसके गणित के क्षेत्र में बहुत व्यापक और सार्थक अनुप्रयोग है। यहाँ हम गणित की आधारभूत प्रमेय के 2 मुख्य अनुप्रयोग देखेंगे। प्रमेय के 2 मुख्य अनुप्रयोग अपन को देखना है। तो हम इसका प्रयोग कक्षा 9th में कुछ संख्याएं जैसे √2, √5, √3 की अपरिमेयता सिद्ध करने में करेंगे। दूसरे हम इसका प्रयोग खोजने में करेंगे। देखो, किसी परिमेय संख्या, मान लीजिए p/q का दशमलव प्रसार कब शांत होगा, कब अशांत होगा। आपको पता है जब संख्याओं का भाग रुक जाता है तो शांत हो जाता है, और भाग पूरा शांत हो जाता है, और भाग नहीं रुकता, चलता जाता है, भाग की प्रक्रिया लंबी होती जाती है, तो कैसा हो जाता है, अशांत हो जाता है। ऐसे हम p/q के अभाज्य गुणन को देखकर ज्ञात करेंगे। आप देखेंगे कि q के अभाज्य गुणनखंड से p/q के दशमलव प्रसार की प्रकृति का पूर्णतः पता लगाया जा सकता है। उसके अभाज्य गुणनखंड से भी उसकी प्रकृति का पता लगाया जा सकता है। अब अपन देख रहे हैं यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, वो क्या होती है, देखना ध्यान से, समझें इसे। एक विक्रेता सड़क पर चलते हुए अंडे बेच रहा है। एक विक्रेता क्या कर रहा है, सड़क पर चलते हुए अंडे बेच रहा है। एक आलसी व्यक्ति जिसके पास कोई काम नहीं, उसने विक्रेता से वाक युद्ध प्रारंभ कर दिया, मतलब बातों का युद्ध प्रारंभ कर दिया। इससे बात आगे बढ़ गई, उसने अंडों की टोकरी को छीन कर सड़क पर गिरा दिया। उसने क्या किया, अंडों की बात आगे बढ़ गई, लड़ाई झगड़े बात आ गई, उन्होंने अंडों की टोकरी छीन कर सड़क पर गिरा दी। अंडे टूट गए। विक्रेता ने पंचायत से कहा कि उस व्यक्ति से टूटे हुए अंडों का मूल्य देने को कहें। पंचायत ने विक्रेता से पूछा कि कितने अंडे टूटे थे, उसने निम्नलिखित उत्तर दिया। अब पंचायत ने विक्रेता से पूछा कितने अंडे टूटे, तो उसने कैसे उत्तर दिया, उसके बारे में अपन देखते हैं। 2-2 गिनेंगे अपन, अंडों की संख्या को अगर 2-2 गिनेंगे तो एक बचेगा मतलब एक शेष बचेगा। 2-2 के पेयर बन जाएंगे, एक शेष बचेगा। 3-3 गिनेंगे तो कितने बचेंगे, 2 बचेंगे। 3-3 गिनने पर देखो यहाँ पे, अगर वो 3-3 के झुंड में गिनता है तो कितने बचेंगे, 2। 4-4 गिनने पर कितने बचेंगे, 3 बचेंगे। 5-5 गिनने पर 4 बचेंगे। 6-6 गिनने पर 5 बचेंगे, और 7-7 गिनने पर कुछ नहीं बचेगा। मेरी टोकरी में 150 से अधिक अंडे नहीं आ सकते। उसने क्या बताया लास्ट में, उसकी टोकरी में 150 से अधिक अंडे नहीं आ सकते हैं। अतः कितने अंडे थे, इस पहेली को हल करने का प्रयत्न करेंगे। अतः कितने अंडे थे, इस पहेली को अपन हल करने का प्रयत्न करेंगे। आगे देखिए, मान लीजिए अंडों की संख्या क्या मान ली अपन ने, ए मान ली। अंडों की संख्या कितनी, ए है। तब उल्टे क्रम में कार्य करते हुए हम देखते हैं कि ए संख्या 150 से छोटी है या उसके बराबर है। या तो उसके बराबर होगी क्योंकि 150 अंडे आ सकते हैं, या फिर उसने बोला उससे कम आ सकते हैं, तो मतलब उससे कम का मतलब हो जाएगा 148, 145, कम में कुछ भी हो सकता है। जहाँ p कोई प्राकृतिक संख्या है, 150 से छोटे कोई भी नंबर आ सकता है कम में।
पी कौन सी संख्या होता है? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या के बारे में आप सभी जानते हैं, जो अपन ने 9th में पढ़ लिया है। क्या होती प्राकृत संख्या? प्राकृत संख्या को सिंबल उसका कैपिटल एन है। क्या है प्राकृत संख्या को सिंबल? इसमें और बता देता हूँ मैं। प्राकृत संख्याओं का सिंबल आपके पास में कैपिटल एन है। कहाँ से स्टार्ट होती? 1 2 3 4 5 6 अनंत तक जाती ऐसी संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाती है? अनंत तक जाती है। वो क्या कहलाती है? प्राकृत संख्या कहलाती है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 हो जाएगी। सबसे छोटी आवाज संख्या कौन सी हो जाएगी? आवाज संख्या आपके पास में कौन सी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ये बातें आपको इसमें ध्यान रखना है। आगे देखते हैं अपन। यदि साथ साथ गिने तो कुछ नहीं बचेगा। क्या कह रहा है? साथ साथ गिनेंगे तो कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, तो अपन ने यहाँ देख लिया ए इक्वल टू, ए क्या बता दिया उसने? ए संख्या 150 से छोटी या बराबर होगी। मान लीजिए अंडों की संख्या कितनी है अपने पास में? अंडों की संख्या उसके पास में ए है। कितनी अंडों की संख्या? ए। अब अपन इसे कैसे गिने? साथ साथ गिने। 7 p + 0 के रूप में परिवर्तित हो जाता है। p एक प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी आ जाएगी प्राकृत संख्या में। अगर अपन 1 लेंगे, एक इंटू यहाँ पर देखना 7 × 1 करेंगे कितना आएगा? 7 में 0 जोड़ देंगे कितना मिल जाएगा? एक का मान अपन को 7 मिल जाएगा। अब आगे देखते हैं अपन क्या दिया है। अब देखें 6 गिने तो 5 बचेंगे। ए इक्वल टू क्या जाएगा? 6 गिनने पर कितने बचेंगे? 5 बचेंगे। अब इसका मतलब ये हो गया आपके पास में ए इक्वल टू हो जाएगा 6q + 5। 6q + 5। अब इसने क्या बता दिया यहाँ पे? q क्या है? नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या है। अब q का मान क्या हो सकता है? यहाँ कुछ भी हो सकता है। q का मान 6 इंटू अपन मान लेते 1 होगा, +5 कर देंगे। 6 कम 6 6 5 11 हो जाएगा। कितना जाएगा? 11 जाएगा। कोई भी मान हो सकता है। इसी तरह से अपन आगे की और प्रोसेस देख रहे हैं। 5 गिनने पर 4 बचेंगे। ए इक्वल टू 5s + 4 में परिवर्तित हो जाएगा, जहाँ s कोई प्राकृत संख्या है। 4 गिनने पर 4t + 3 बचेगा। अपन ने उल्टे सिरे से इसको चालू किया था। ये अपन यहाँ तक गिनते जाएंगे। 2 गिनने पर 1 में परिवर्तित हो जाएगा, जहाँ v कोई प्राकृत संख्या है। अब आगे देखते हैं अपन। उपरोक्त प्रत्येक स्थिति में हमारे पास 2 धनात्मक पूर्णांक a और b लिए गए उदाहरण में b के मान क्रमशः आपके पास में क्या हो सकते हैं? 7 6 5 4 3 2। ये b के मान हो सकते हैं। इसमें a को b से भाग देने पर r शेष बचता है। a को b से भाग देने पर क्या शेष बचता है? r शेष बचता है। और r का मान क्या हो सकता है? यहाँ पे 0 से लेके अपने पास में कहाँ तक आ जाएगा? r का मान 1 तक होगा। 0 5 4 3 2 1 तक आ जाएगा। ठीक है, 0 से लेकर मतलब 5 तक हो जाएगा। उसके बाद आप देखें r भाजक b से छोटा है। भाजक किससे होगा? r भाजक किससे छोटा होगा? b से छोटा होगा। जैसे ही हम इस प्रकार के समीकरण लिखते हैं तो हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार का समीकरण हम जब भी बनाएंगे उसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे, जिसे कि प्रमेय 1.1 में दिया गया है। जिसे कि प्रमेय अपन को किस में दिया गया है? 1.1 में दिया गया है। अब आप देखें आगे। अब अपनी पहेली पर वापस आने पर क्या आप कोई बात सोच कर बता सकते हैं इस पहेली को कैसे हल करें? हाँ, आप 7 के ऐसे गुणजों को खोजिए जो उपरोक्त सभी प्रतिबंधों को संतुष्ट करें। 7 के ऐसे गुणजों को खोजना है जो उपरोक्त सभी प्रतिबंधों को संतुष्ट करें। जांच और भूल विधि से एलसीएम का प्रयोग करके आप कर सकते हैं कि अंडों की संख्या उसने कितनी बता दी? यहाँ पर 119 बता दी है। कितनी बताइए अंडों की संख्या? उन्होंने 119 बताइए। ठीक है, आगे देखते हैं अपन इसके। ये आपको यूक्लिड विभाजन आपको याद रखना है। a = bq + r, 0 <= r, लेस देन क्या हो जाएगा? यहाँ पर b हो जाएगा। ये मान किससे आएगा? 0 से लेके कहाँ तक? r का मान कहाँ तक जाएगा? 0 से लेके b तक। b का मान किससे छोटा होगा? इससे r से छोटा होगा। ये यहाँ पर अपन ने बता दिया है। ठीक है, आगे अपन कल देखेंगे इसके आगे का। ये आज इंट्रो आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी था। इसके आगे क्वेश्चन अपन कल देखेंगे।